नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। आई वुड लाइक टू थैंक इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर हेल्पिंग अस टू रीच मैनी सच सीकर्स एंड आप सभी का प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएस है और भारत की तरफ से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में बात की थी कि हमारे जीवन में 4 आश्रम होते हैं। 4 आश्रम जो उन पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए बनाए गए और जीवन का लक्ष्य मोक्ष, और उसी लक्ष्य के लिए जो मैक्रो सिस्टम डिजाइन किया गया, जो मैक्रो तंत्र है, उसी को हम 4 आश्रम कहते हैं, जिन पे हमने पिछली बार चर्चा की थी। उन 4 आश्रमों को मूल उद्देश्य यह है कि हम एक एक कर कर संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ें। दे आर 4 स्टेशंस ऑफ लाइफ एंड हमने ये बात की थी कि स्टेशंस डेस्टिनेशंस नहीं है। We need to shift from one station to another, remembering that that station is not destination. ये चारों आश्रम इस विचार से भी बनाए गए कि जैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में अलग अलग 4 आश्रम हैं, इसी तरह से पूरे समाज को जब 4 आश्रमों में विभाजित किया गया, तो यह श्योर किया गया कि ये जो प्रकृति रूपी हमारी माता है, इस प्रकृति का एट अ टाइम 1/4 जनरेशन ही दोहन करे। कैसे? ब्रह्मचर्य आश्रम वालों का काम होगा टू एक्सप्लोर द नेचर, गृहस्थ आश्रम का काम होगा टू एक्सप्लॉइट द नेचर, वानप्रस्थ आश्रम का काम हो जाएगा टू एनरिच नेचर, और संन्यास आश्रम का काम होगा टू एग्जिट फ्रॉम इट। तो आप समझ सकते हैं कि एक समय धरती की पूरी आबादी का 1/4 हिस्सा ही नेचर को एक्सप्लॉइट करेगा। इतना विवेक सम्मत यह आश्रम सिस्टम, जैसे दिल्ली में इवन ऑड नंबर करके ट्रैफिक कम करने का प्रयास किया जाता है, इसी तरह से एक समय 1/4 मनुष्य ही प्रकृति का दोहन करेगा। और अगर मान लीजिए चारों आश्रम एक साथ प्रकृति का दोहन करना चालू कर देंगे तो क्या होगा? तो निश्चित तौर पे प्रवृत्ति निवृत्ति से आगे निकल जाएगी, संस्कृति प्रकृति को पछाड़ देगी, फॉरेस्ट पछड़ जाएंगे फील्ड से, काम और अर्थ, धर्म और मोक्ष को पीछे कर देंगे, और धीरे धीरे पूरी धरती का संतुलन बिगड़ जाएगा। और इसीलिए फिर अवतार को आना पड़ेगा टू रीस्टेट द संतुलन, जिसको कहते हैं प्रलय। प्रलय मतलब लय का अर्थ होता है मिल जाना, फिर से मिल जाना, इस प्राकृतिक संतुलन को फिर से स्टैब्लिश कर देना जब बहुत ज्यादा प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो इसीलिए चारों आश्रम हर परिस्थिति में बड़े महत्वपूर्ण हैं। पर होता यह है कि जीवन के उतार चढ़ाव में कई बार हम भूल जाते हैं कि काम और अर्थ केवल स्टेशन है, डेस्टिनेशन नहीं है। एक मैनेजमेंट में प्रिंसिपल है, वी कॉल इट पीटर्स प्रिंसिपल। जो एमबीए किए हुए हैं या बिजनेस चलाते हैं वो लोग अच्छे से इसको जानते होंगे। पीटर्स प्रिंसिपल कहता है, अ मैनेजर विल राइज टू हिज लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी। अ मैनेजर विल राइज टू हिज लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी। मैनेजर उतना ही ऊपर जाएगा जब तक और आगे जाने के लिए वो इनएफिशिएंट ना हो जाए, तब तक वो ग्रोथ करता रहेगा, जब और आगे ग्रोथ के लिए वो इनएफिशिएंट ना हो जाए। क्या मतलब हुआ इसका? एक छोटे से उदाहरण से समझें। एक पीएसयू की यह घटना है। पीएसयू में एक लेबर था, ही वॉज आईटीआई टेक्नीशियन था, नॉट एग्जैक्टली लेबर, आईटीआई करके आया था। उसने आईटीआई कॉलेज को टॉप किया था, और वो जो वर्कर था वो मशीनों का जादूगर था। इतना अच्छा काम करता था कि 5 साल में उसका प्रमोशन होके सुपरवाइजर बना दिया गया। वो मशीनों का जादूगर था, एक्सपर्ट था। अभी भी जब वो सुपरवाइजर बन गया, शॉप फ्लोर पे सारे वर्कर्स की मदद करता था, उनको गाइड करता था, बड़ा पॉपुलर सुपरवाइजर हुआ। 5 साल में प्रमोट होके फॉरमैन बना दिया गया। अभी भी वो मशीनों का जादूगर था, फिर से शॉप फ्लोर पे जाता था, सबको मदद करता था। अब एज ए फॉरमैन उसके अंडर में 200 वर्कर काम करते थे और वो सबकी मदद करता था। बड़ा पॉपुलर वो फॉरमैन भी बना। 5 साल में प्रमोट करके उसको
शिफ्ट इंचार्ज बना दिया गया। पर अभी भी वो मशीनों का जादूगर था। अब उसके अंडर में उस शिफ्ट में 1000 वर्कर काम करते थे, पर वो मशीनों का जादूगर था। अभी भी शॉप फ्लोर पे जाता था, मशीनें ठीक करता था, वर्कर्स को मदद करता था। धीरे धीरे फॉरमैन को बुरा लगने लगा कि ये तो हायरार्की क्रॉस करके शॉप फ्लोर पे चले जाते हैं, फिर हमें कौन पूछेगा। थोड़ा थोड़ा सुपरवाइजर्स को भी बुरा लगता था, और उसका अधिकतर समय तो शॉप फ्लोर पे ही चला जाता था। तो शिफ्ट की प्लानिंग के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता था। तो धीरे धीरे वो एक बड़ा ऑर्डिनरी शिफ्ट इंचार्ज रहा। अगला प्रमोशन उसका 12 साल बाद हुआ एज ए डिप्टी प्रोडक्शन मैनेजर। पर अभी भी वो मशीनों का जादूगर था। शॉप फ्लोर पे पहुंच जाता था, मशीनें ठीक करता था, लोगों को मदद करता था, पर उसके पास प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए समय नहीं होता था। फाइनली हुआ ये, वो रिटायर हुआ एज ए डिप्टी प्रोडक्शन मैनेजर। उसका अगला प्रमोशन नहीं हुआ। क्या कमी थी उसकी? वो ये बात भूल गया कि जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की में ऊपर जाते जाते हैं, वो क्वालिटीज, वो स्किल्स जो आपको यहां तक लाई है, वही और आगे आपको नहीं ले जाने वाली। ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में हर लेवल पे कुछ नई स्किल सेट चाहिए होती है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, अगर आप बॉटम मैनेजमेंट में हैं, तो शायद आपको टेक्निकल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। पर अगर आप मिडिल मैनेजमेंट में हैं, तो आपको ह्यूमन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप टॉप मैनेजमेंट में हैं, सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, तो कंसेप्चुअल स्किल्स आनी चाहिए आपको। इसी तरह से जीवन में होता है। अर्थ अच्छी बात है, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो प्राइमरी लेवल की पहली सीढ़ी है। इच्छाएं पूरी करना, आपके पास आपका प्राइवेट जेट विमान हो, परमात्मा करे। आपके पास वो सारी कारें हो जो आप चाहते हैं, परमात्मा करे, कामना है, ये दूसरा स्टेप है। पर यहां भी ये जो स्किल्स आपको प्राइवेट जेट दिलवा रही हैं, यही स्किल्स आपको धर्म के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। तो उस स्टेशन से आप आगे निकलिए, नई क्वालिटीज अपने अंदर लाइए, और फिर और आगे बढ़िए और मोक्ष तक पहुंचिए। स्टेशन डेस्टिनेशन नहीं है। पीटर्स प्रिंसिपल भी हमें सिखाता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर क्या होता है, कई बार लोग भूल जाते हैं। जब वो इस तरह के सत्संग में होते हैं तो बड़े धार्मिक विचार उनके मन में आते हैं, पर जब वो वापस जगत प्रपंच में जाते हैं तो वो भूलने लगते हैं। तो वो भूले ना, इसी कारण कुछ माइलस्टोन डिजाइन किए गए। ये माइलस्टोन इसीलिए डिजाइन किए गए कि लोग भूल ना जाएं कि ये स्टेशंस हैं। These milestones are spiritual propellators. ये प्रोपेल करते हैं ताकि आप आगे से रॉकेट का प्रोपल्शन होता है, तो ये आपको आगे बढ़ाते जाते हैं हर स्टेशन से। सो ये स्पिरिचुअल प्रोपेलेंट्स है जो हमें आगे बढ़ाते हैं। ये जीपीएस ऑफ लाइफ है। और अगर आप मैनेजमेंट की परिभाषा में कहें तो ये लीड फैक्टर्स हैं जो आपको बता देंगे कि इसी तरह से अगर आप करते रहे तो क्या आप लक्ष्य को पा पाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल माइलस्टोन्स ऑफ लाइफ। और आज हम उन 16 माइलस्टोन्स की बात करने जा रहे हैं जो हमें बता देंगे, पोस्टमार्टम नहीं कि जब 80 साल का जीवन हो गया तो पलट के देखें यार जीवन तो बेकार में ही चला गया, बकरियां चराते चराते जिंदगी की शाम हो गई। किसी ने कहा भी था, एक शायर ने कहा है, कई कई जगह माना जाता है कि भाई इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए, जन्नत में हूरें मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी। तो एक शायर ने लिखा, देनी थी अगर हूरें तो यहीं पर देते, देनी थी अगर हूरें तो यहीं पर देते, वरना ये अहले जवानी जन्नत में देते। अब मरने के बाद क्या करेंगे। सो द पॉइंट इज कि इस कारण कई बार हम लोग भूल जाते हैं, और इसीलिए ये माइलस्टोन्स जो लीड फैक्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है हमें याद दिलाने के लिए। इन्हीं माइलस्टोन का नाम हमारे ऋषियों ने रखा संस्कार। दे आर 16 माइलस्टोन्स इन लाइफ। एक एक माइलस्टोन पूरा करते जाइए, आप अपने आप पहुंच जाएंगे। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। संस्कार शब्द संस्कृत का शब्द है, यह सम प्लस कार से बना है। सम का मतलब होता है भली प्रकार से, बड़े अच्छे से। कार का मतलब होता है किया गया। जो भी काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं वही संस्कार है। इसीलिए ये संस्कार अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जाने इन संस्कारों का स्कोप क्या है।
सो इनका स्कोप इज लार्जर देन लाइफ है, इन संस्कारों का स्कोप। ये संस्कार शुरू होते हैं हमारे जन्म के पहले, हमारे जन्म से शुरू नहीं होते, जन्म के पहले, और हमारी मृत्यु पे ये संस्कार खत्म नहीं होते, ये हमारी मृत्यु के भी बाद तक जाते हैं। सो they have the larger scheme of life. They starts before birth and they end after death. ये बिल्कुल वैसे विबग्योर की तरह है। हमारा जो विजुअल स्पेक्ट्रम है उसके दोनों तरफ अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड भी है जो हम देख नहीं सकते। सिमिलरली हमारे जन्म और मृत्यु के दोनों तरफ कुछ और चीजें भी हैं जो ये संस्कार अपने अंदर जोड़ते हैं इनके स्कोप में। तो चलिए हम शुरू करते हैं 16 माइलस्टोन्स ऑफ लाइफ, ताकि हम भूलें ना। पहला संस्कार। संस्कार शब्द का एक और अर्थ है जिसको कहते हैं उत्सव। तो जब जब आप ये पढ़ते रहें और सुनते रहें, हर संस्कार जश्न की तरह मनाना अनिवार्य है। अगर वो संस्कार है मतलब उस दिन घर में पार्टी होनी चाहिए। तो ये कतई सही नहीं है कि वेद वेदांत पार्टीज के विरुद्ध है। वो कहते हैं सम्यक समय पार्टी कीजिए। तो पहली पार्टी, पहला उत्सव, पहला त्योहार घर में कब मने? तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार जैसे नाम से ही स्पष्ट है, जब गर्भ को धारण किया जाता है, गर्भाधान। एक बड़े फेमस विद्वान हुए, उनके पास एक महिला पहुंची। उस महिला ने कहा कि सर, मैं आपसे अपने बच्चे के करियर के बारे में कुछ चर्चा करना चाहती हूं। फिलोसोफर बड़े प्रसन्न होकर बोले, मुझे अच्छा लगा, आपकी बेटी या आपका बेटा कब पैदा होने वाला है? उस महिला ने चकित होकर बोला, पैदा होने वाला है? मेरा बेटा तो ऑलरेडी 11 साल का है, मैं उसी के करियर की बात करने वाली हूं। तो उस फिलोसोफर ने बड़े गंभीर होकर, उस विद्वान ने बड़े गंभीर होकर उत्तर दिया, मैडम, यदि आप अपने 11 साल के बच्चे के करियर के बारे में मुझसे पूछने आई हैं, तो ये प्रश्न पूछने के लिए आप 11 साल 9 महीने लेट हैं। ये प्रश्न आपको तब पूछना चाहिए था जब आपने उसको गर्भ में धारण किया था। दुनिया भर की साइकोलॉजी की किताबें आप उठा लीजिए, हर साइकोलॉजिस्ट इस बात पे पूर्णतः सहमत है कि पूरी जिंदगी में हम जितना सीखते हैं उसका 50% शुरू के 5 साल में सीखते हैं। आप अगर 100 साल भी जिए तो जितना आपने जाना है उसका 50% शुरू के 5 साल में जानेंगे, बाकी 95 साल में बाकी 5%। आपके व्यक्तित्व का 50% से ज्यादा शुरू के 5 साल में ही निर्धारित हो जाता है। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक संस्कार है गर्भाधान संस्कार। ये कब किया जाता है? ये कब किया जाता है? जब माता पिता या उस समय स्त्री पुरुष गर्भ धारण करने की इच्छा या कामना से संसर्ग करें, उस समय अपने मन को पवित्र करके, परमात्मा का ध्यान करके, तब एक पवित्र प्रक्रिया में उतरना गर्भाधान संस्कार है। Consciousness is must. Conscious marriage leads to conscious pregnancy. Pregnancy has to be conscious. It should be not be by chance. Conscious pregnancy leads to conscious birth. Conscious birth leads to conscious parenting, and conscious parenting से ही conscious living बनती है, और conscious living जिसकी होती है उसी की conscious death हो सकती है। तो शुरुआत होती है conscious marriages and conscious pregnancy से। तो इसीलिए पहला संस्कार ही गर्भाधान है। Be very conscious, do it for right reasons. सही कारणों से भली प्रकार सोच के करें, क्योंकि जब भी स्त्री पुरुष संसर्ग करते हैं तो 4 फैक्टर्स
प्रमुख रूप से आपके बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। आप में से आप स्वयं को सोचें, अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को सोचिए और जो हम कह रहे हैं उसको सुनिए। आपके बच्चे में जब भी गर्भधारण होता है तो इन 4 चीजों के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखेंगे। पहला, गर्भाधान के समय मां की मनस्थिति। दूसरा, गर्भाधान के समय पिता की मनस्थिति। तीसरा, गर्भाधान के समय घर की परिस्थिति। और चौथा, माता पिता के आपसी संबंध। ये 4 पहलू प्रत्यक्ष रूप से आपको हर व्यक्ति में रिफ्लेक्ट होते दिखेंगे। इसीलिए कई विद्वान जो इस विषय को जानते हैं वो यहां तक कहते हैं कि अगर आपको किसी के घर में 3 बच्चे दिखते हैं तो अक्सर आप देखेंगे कि पहला बच्चा तुलनात्मक शांत होता है, क्योंकि पति पत्नी जब नए नए रिश्तों में होते हैं तो आंखों की शर्म और एक दूसरे के प्रति थोड़ी शांति का वातावरण होता है। दूसरा बच्चा जनरली चंचल होता है ज्यादा, क्योंकि धीरे धीरे पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो हिचक होती है वो खुलती है, वो मजाक करते हैं, खूबसूरत समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। तो अक्सर उस समय जो बच्चा पैदा होता है वो चंचल प्रवृत्ति का होता है। और कई बार विद्वान ये तक कह गए हैं कि कई बार जो तीसरा होता है वो तुलनात्मक ज्यादा असर्टिव होता है, क्योंकि उस समय पति पत्नी एक दूसरे के डिसएग्रीमेंट को खुल के एक दूसरे को बताते हैं, तो आपसी संबंध तक प्रभावित करते हैं। तो ये पहला संस्कार है गर्भाधान। निश्चित कीजिए कि गर्भाधान से पहले माता पिता फाइनेंशियली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली इस विचार में हो। गर्भाधान इज नॉट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ओनली, इट्स अ स्पिरिचुअल प्रोसेस। तो पहला संस्कार इज गर्भाधान। दूसरा संस्कार, इट इज कॉल्ड पुंसवन। माना जाता है कि जो संतान होती है वो माता पिता को पुंस नामक नरक से बचाती है। अब हमने ये आपको कहा ये कर्म कांड है, तो इसमें कई चीजें आपको अजीब भी लग सकती हैं और ये काल और समय से बाधित होता है कि जब संतान प्राप्त होती है तो संतान माता पिता की चूंकि सेवा करती है तो ये आपको दुखों से बचा पाती है। उसी से शब्द निकला पुंसवन, जो पुंस नामक नरक से आपको बचा ले। सो पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? इट इज फॉर फीटस प्रोटेक्शन। ये जनरली किया जाता है 3रे महीने में। अब गर्भधारण हो चुका है, अब फीटस का प्रोटेक्शन करना है। गर्भ में आत्मा का प्रवेश हो चुका है, माता पिता से बच्चे का फर्स्ट कांटेक्ट हो चुका है, बच्चे का बायोलॉजिकल बर्थ हो चुका है। अभी उसका फिजिकल बर्थ नहीं हुआ पर बायोलॉजिकल बर्थ हो चुका है। तो फिर से त्योहार का समय है जब डॉक्टर आपको पहली बार बताए कि बच्चे की हार्ट बीट आ गई है, जश्न मनाइए, आत्मा ने प्रवेश किया है। बहुत जबरदस्त इसका फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन का उद्देश्य क्या है? माता को महत्वपूर्ण महसूस कराना, क्योंकि बच्चा वही महसूस करता है जो माता महसूस करती है। एक अधिकारी थे और भारत की रक्षा सेवाओं से जुड़े हुए थे। उनकी एक बेटा है, वो जो बेटा है उसकी उम्र 6 साल की है और ये जो 6 साल का पुत्र है इसको कॉन्स्टिपेशन थी, ये स्टूल पास नहीं कर पाता था आसानी से। तो बड़ी परेशानी का सबब उन सबके लिए रहा। माता पिता ये सोच रहे थे चूंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो शायद बहुत सारे लोग, चाचा काका ताऊ कुछ खिला देते होंगे बच्चे को, हमें पता ही नहीं पड़ता और इसका पेट खराब रहता है, इसको कॉन्स्टिपेशन है। तो माता पिता तैयारी कर रहे थे कि इसको मिलिट्री स्कूल में डाल दिया जाए। जब चर्चा हुई माता से कि मिलिट्री स्कूल में डालने से पहले हमने उनसे ये पूछा, क्या आप इस बच्चे के बारे में इसकी पूरी कहानी हमें सुनाएंगी या आप अपने घरों में करके देखिए। तो माता ने उसके जन्म से कहानी शुरू की। हमने बोला जन्म से नहीं, आप सुनाइए गर्भाधारण से, तब से अभी तक की कहानी सुनाई। तो अब कहानी गौर से सुनिए। माता ने यह कहा कि जब मैंने इसको गर्भ में धारण किया उस समय मैं अपने ससुराल में थी। ससुराल गांव में था और इस लड़के के पिता
किसी कारणवश अपनी ड्यूटी के कारण बॉर्डर पे चले गए, तो वो बॉर्डर पे ड्यूटी करते थे और मुझे गांव में अपने ससुराल में रहना था। हमारे ससुराल में केवल एक ही बाथरूम था और ये जो बाथरूम था, ये बाथरूम ससुर जी के रूम से अटैच था। तो पूरे गर्भ के पीरियड में माता यही सोचती रही, क्योंकि उन्हें हिचक होती थी, उन्हें शर्म आती थी ससुर जी के रूम से निकल के वॉशरूम जाने के लिए। तो उनको बड़ी हिचक होती थी और पूरे गर्भ के 9 महीने वो ये प्रार्थना करती रही कि प्रभु मुझे वॉशरूम कम से कम यूज करना पड़े। वो कम पानी पीती थी, कम खाना खाती थी ताकि वॉशरूम न जाना पड़े। अब आप सोचिए, यही चीज उस गर्भ के बच्चे ने मिरर कर ली। There is something called mirror neurons. Mirror neurons. बच्चा मां की सोच को मिरर करता है। जैसा मां सोच रही है, बच्चा ये नहीं समझ पाता कि ये मां सोच रही है और मेरा अस्तित्व अलग है। बच्चा एग्जैक्टली वही सोचता है। इसको बोलते हैं मिरर न्यूरॉन्स। गर्भ के पीरियड में मां ने जो जो सोचा वो बच्चा स्वयं सोचता है, और इस कारण बच्चा जब बड़ा हुआ, पैदा हुआ, तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया। साइकोलॉजिकल कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू फिजिकल कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको शास्त्रों में इसकी कहानी याद आती हो तो आप सुनेंगे भी। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में तीर चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया, ताकि गर्भ का शिशु तक मर जाए। अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ पे, ताकि गर्भ का शिशु तक मर जाए। कृष्ण जी ने उसको रोक लिया, उस ब्रह्मास्त्र को रोक लिया और शिशु को कुछ नहीं होने दिया। अगर आप पढ़ेंगे कथाएं तो आप पाएंगे कि जब उत्तरा ने जन्म दिया बच्चे को, तो बच्चा मृत पैदा हुआ था। उस बच्चे को कैसे पता कि आसपास क्या हो रहा है? उसको तो तीर लगा भी नहीं। द चाइल्ड वॉज अ डेड चाइल्ड। परीक्षित डेड पैदा हुए थे। रोना और मातम मच गया पूरे कुरुवंश में, क्योंकि वही तो एकमात्र संतान थी, बाकी सब खत्म हो गए थे। पूरा वंश ही खत्म हो जाता अगर वो मर गया होता। भगवान कृष्ण ने परीक्षित, जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी था, उनको गोद में उठा के बड़े प्यार से उसकी तरफ देख के कहा, पुत्र परेशान मत हो, घबराओ मत, ये धरती इतनी भी बुरी नहीं है, हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। एंड फिर धीरे से परीक्षित ने आंखें खोली और रेस्ट इज हिस्ट्री। ये कहानियां केवल कहानियां नहीं है दोस्तों, आज लेटेस्ट मेडिकल साइंस इस बात को बताता है कि जब माता पिता गर्भधारण के बाद पुंसवन संस्कार के समय आपस में बात करते हैं, क्यों लड़की होगी कि लड़का होगा, तो जो गर्भ में शिशु होता है, अगर माता पिता चाहते हैं कि वह लड़का हो और अगर गर्भ में लड़की है, तो वो शिशु उस ऊर्जा को समझता है और उसको अनवर्दी लगने लगता है। अगर माता पिता बेटा चाहते थे और अगर बेटी पैदा हुई है, तो बड़ी गहरे साइकोलॉजिकल डेप्थ में ये लड़की खुद को अनवांटेड हमेशा मानेगी। ये हमेशा मानेगी, उसको नहीं पता वो ऐसा क्यों मानती है। वो अगर बड़ी हो जाएगी, उसकी मैरिज भी हो जाएगी और उसके हस्बैंड उसको एनिवर्सरी विश करना भूल गए, तो कहेगी मेरी तो किसी को वैल्यू नहीं, आई एम अनवांटेड। जिंदगी भर उसका ये सेंटेंस उसके साथ चलेगा। ये जब छोटी होगी तो टॉम बॉय की तरह बाल रखना चाहेगी ताकि लड़कों जैसे दिखे, लड़कों जैसे कपड़े पहनना चाहेगी। ये हर हाल में खुद को लड़का प्रूव करना चाहेगी। क्यों? सबकॉन्शियसली, बिकॉज शी वांटेड टू बी अ बॉय फॉर फादर एंड मदर। एंड इसी कारण महिलाओं में, कई कारणों में से एक कारण यह भी है कि महिलाएं जब अपनी फेमिनिटी को नकारती हैं, क्यों नकारती हैं? क्योंकि माता पिता को बेटा चाहिए था। तो महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि यूट्रस वो ऑर्गन है जो स्त्री और पुरुष में अलग करता है एक दूसरे को। तो इसके बड़े लंबे और गहरे परिणाम होते हैं दोस्तों। सो इसीलिए अगर गर्भाधान के समय और पुंसवन के समय माता पिता इमोशनली इमेच्योर है, बार बार गुस्सा हो जाते हैं, बार बार खुश हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो बच्चा इनसिक्योर फील करता है। अब चलिए अगले संस्कार के समय चले। अब तीसरा संस्कार, इस संस्कार को कहते हैं सीमांतोन्नयन।
सीमांतोनयन, सीमा बाल की जो मांग होती है उसको सीमा कहते हैं। तो ये जनरली 4 महीने, 6 महीने या 8 महीने का जब गर्भ होता है तब किया जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रथाएं हैं, कभी 4 महीने में होता है, 6 या 8 महीने। सीमांतोनयन में क्या होता है, जो माता होती है उसके सुंदर से केश सज्जा की जाती है, मांग निकाली जाती है, 8 माताएं आके उसकी गोद भरती हैं। क्यों करते हैं ये सब? अगेन जश्न का एक और तैयारी, ताकि माता को महत्वपूर्ण महसूस कराया जा सके, उसको केंद्र बनाया जा सके पूरे ब्रह्मांड का। हर व्यक्ति आएगा, उससे अच्छे शब्द बोलेगा, माता विल फील मोर वांटेड एंड द किड इनसाइड विल फील मोर वांटेड, ताकि बच्चे की एंजाइटी कम हो, माता की एंजाइटी कम हो। जो 7 माताएं क्यों आती हैं? वो 7 माताएं आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, सो दैट इस माता को मदरहुड को और समझने में मदद मिले। इस तरह से धीरे धीरे बेबी को हम और वांटेड फील कराते हैं। ऐसे केसेस देखने में आए, एक सच्ची घटना हम आपको बता रहे हैं। इस महिला की डिलीवरी ही होने वाली थी। डिलीवरी के कुछ समय ही पहले पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो गया। किसी बात पे पति गुस्सा होके कह के चले गए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो तुम, और मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। गुस्सा होके वो चले गए, गुस्से में कह दिया। आप ये जान के चकित रह जाएंगे कि वो जो बच्चा था विच वॉज अबाउट टू कम आउट, जिसकी डिलीवरी होनी थी, वो गर्भ में ही इन्वर्टेड हो गया, पैर नीचे हो गया और सर ऊपर हो गया। वो एक कॉम्प्लिकेटेड डॉक्टरी केस बन गया, बड़ी परेशानी हो गई। डॉक्टर्स ने इलाज करना चालू किया, दवाइयां देना चालू करी, पर देन देयर वाज अ मास्टर एंड ही सजेस्टेड कि आप वूम टॉक कीजिए। वूम टॉक क्या होता है? वूम टॉक मतलब गर्भ में जो बच्चा है आप उससे बात कीजिए। आप ये कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं, जब आप गर्भ में बच्चे से बात करते हैं तो उसे कैसी आवाज सुनाई देती है। इस मुट्ठी को ऐसे भींचिए और जोर से मुंह के पास लगाइए, ऐसे लगाइए मुंह के पास, और अब मुंह के पास लगा के कुछ बोलने की कोशिश कीजिए। कोई भी एक सेंटेंस बोलिए, जो भी आप सेंटेंस बोले ऐसी आवाज बच्चे को गर्भ के अंदर सुनाई देती है। तो जब आप बोलते हैं तो बच्चा सुन पाता है। तो माता पिता को उस मास्टर ने बताया, जो भारतीय 16 संस्कारों में विशारद थे, उन मास्टर ने बताया कि आप वूम टॉक कीजिए और बेबी को बताइए कि आप गुस्सा नहीं है। वो तो एक पल का बर्स्ट ऑफ एंगर था, पर शर्त इसमें यह है, याद रखिए दोस्तों, जो भाषा समझ सकता है उसे आप भाषा से मूर्ख बना सकते हैं, पर गर्भ का बच्चा भाषा नहीं समझता, वो केवल ऊर्जा समझता है। सो पति पत्नी को सलाह दी गई कि आप सच्चे मन से जब एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे के प्रति सच्चे मन का प्रेम हो, तब गर्भ पे हाथ रख के बेबी को बोलिए कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों, पति पत्नी एक दूसरे से इतना नाराज थे कि उन्हें 3 दिन लग गए एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव लाने में, क्योंकि बोलना नहीं था यहाँ केवल। 3 दिन बाद जब वो सेटल हुए कि हाँ हम एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव रख पाते हैं, बच्चे के गर्भ पे हाथ रख के जब माता पिता ने सच्चे प्रेम से कहा, 24 घंटे के अंदर बच्चे का सिर फिर से नीचे आ गया और वो डिलीवरी के लिए तैयार था। इट इज कॉल्ड वूम टॉक। दुनिया भर के महानतम मनोवैज्ञानिक इस मेथड को यूज कर रहे हैं, डॉक्टर्स तक यूज कर रहे हैं, बट ये मेडिकल साइंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मेडिकल साइंस का अपना महत्व है, इट्स ऑल्टरनेटिव थेरेपी। केवल इसके भरोसे ना रहें, वो भी करें और ये भी करें, क्योंकि वूम टॉक हर किसी व्यक्ति में स्किल नहीं होता है। पर यस, इसी संस्कारों की बात है सीमांतोनयन, क्योंकि इस समय क्या होता है, बच्चा एक्सप्रेस करता है मां के थ्रू। मां को मिठाई खाने का मन करेगा, मां को अजीबोगरीब मन होने लगेंगे। ये बच्चा कह रहा है, मां को अजीबोगरीब सपने आएंगे। जब बुद्ध और महावीर गर्भ में आए थे, उनकी माताओं ने सफेद हाथी देखा था जिसके सूंड में कमल है। अजीबोगरीब सपने आएंगे, ये सब चीजें होना अपने आप चालू हो जाएंगी। अभिमन्यु ने मां के गर्भ में सुन लिया था चक्रव्यूह कैसे भेद किया जाता है। काफी समय तक दुनिया ने हंसी उड़ाई इस बात की, पर आज पारी दुनिया मानती है कि बच्चा गर्भ में सुनता है।
बच्चा जब गर्भ में हो तो उसको वो म्यूजिक सुनाइए जो बड़ा अच्छा हो, आध्यात्मिक म्यूजिक। और उसका सबसे बड़ा फायदा हम आपको बताते हैं, जब बच्चा गर्भ में होगा जो म्यूजिक सुन के वो शांत होता है, जीवन भर वही म्यूजिक उसके लिए रामबाण होगा। वो 70 साल का भी हो जाएगा, वो म्यूजिक उसे चला दीजिए, उसका मेडिटेशन सद जाएगा। करके देखिए आप, वो म्यूजिक बच्चा तब से जानेगा जब से वो पैदा भी नहीं हुआ। सो देर आर, तो मां एक्सप्रेस करती है अपने आप को बच्चे के माध्यम, बच्चा मां के माध्यम से खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करता है। इसी को कहते हैं सीमांतो नयन संस्कार। ये तीसरा संस्कार है। अब चौथा संस्कार, इस जात कर्म, जातक का अर्थ है जन्म। अब बच्चे का जन्म होता है, जातक। आप सोचिए कितनी गहरा विज्ञान उन लोगों का रहा होगा। आज से 5000 साल पहले कितना सोचा उन्होंने। जातक, जब बच्चे का जन्म हुआ। अच्छा, जिसको हम जन्म कहते हैं, बच्चे के लिए वो मृत्यु है। क्या मतलब है इस लाइन का? वो जो बच्चा मां के फीटस में, भगवान विष्णु जिस तरह क्षीर सागर में तैरते रहते हैं, आराम से 9 महीने से तैर रहा था। हम सब ऐसे ही तैर रहे थे, ना सांस लेना है, ना खाना खाना है, सबसे खूबसूरत जीवन है, आराम से बच्चा इज फ्लोटिंग। हम सब फ्लोट कर रहे थे। अचानक द चाइल्ड हैज टू बी डिलीवर्ड। अब उस चाइल्ड की साइकोलॉजी से इस पूरी घटना को देखिए। ही इज फोर्स्ड एंड पुश्ड, उसको पुश किया जा रहा है टू गॉड नोज वेयर, टू नो वेयर। उसको नहीं पता वो कहां जा रहा है, वो घबराया हुआ है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, बर्थ इज पेन, जन्म दुख है। एकदम से द चाइल्ड इज बीन पुश्ड। वो जहां वो इतने समय से आराम से जीवन जी रहा था, उसको वहां से पुश कर दिया। और वो पुश करके जैसे ही उसका जन्म होता है, अब देखिए जन्म की दशाएं देखिए जरा, और गर्भ की दशाएं देखिए, दोनों को एक साथ कंपेयर कीजिए। तो जिसको आप जन्म कहते हैं, इट इज डेथ ऑफ एज ए फीटस। वो फीटस के रूप में उसकी डेथ है, और इन्फेंट के रूप में उसका बर्थ है। तो उसे तो नहीं पता क्या हुआ। अब वो जैसे ही बाहर आता है, गर्भ के अंदर इतना अच्छा टेम्परेचर है, बिल्कुल बॉडी का एक डिसेंट टेम्परेचर। बाहर आते एक चिलिंग एसी, उसको एकदम से ठंड लगती है। उस छोटे से बेबी को, इन्फेंट को, पूरी स्किन इतनी ठंड टेम्परेचर में जाती है। गर्भ में आपने आवाज सुनी ना, कैसी आवाज आती है, बिल्कुल शांति सी, हल्की सी आवाज। बाहर आते तलवारें, बर्छी, ढालें, जिसको डॉक्टरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, उसकी आवाजें उसे सुनाई देने लगती। ठीक, गर्भ में बड़ी मंद सी लाइट होती है। जैसे आप पानी के स्विमिंग पूल के अंदर से ऊपर देखते हैं कैसी मंद सी लाइट होती है, ऐसी हल्की सी येलो कलर की लाइट गर्भ में होती है। और अब बाहर आते बिल्कुल तेज लाइट पे उसकी आंखें चौंधिया जाती, कान में उसकी अजीब सी आवाजें आ रही हैं, स्किन में उसे ठंड लग रही है, आंखें उसकी चौंधिया गई और नाक से उसे सांस लेना पड़ रहा है। इससे बड़ा शॉक आप किसी को दे सकते हैं धरती पे? पांचों सेंसेस को एक साथ शॉक दे दिया। ऐसे हम सब लोग इस धरती पे आए। इसीलिए आजकल लोटस बर्थ की परंपरा को फिर से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। लोटस बर्थ का अर्थ क्या है? स्विमिंग पूल में या फिर एक वाटर बॉडी में वाटर बर्थ होता है, डिलीवरी ही पानी में ही होती है, और पानी का टेम्परेचर एग्जैक्टली वो रहता है जो टेम्परेचर गर्भ का होता है, वही लाइट, ताकि बच्चे को हम इस शॉक से बचा सके। ये शॉक बच्चे को एकदम से इनसिक्योरिटी देता है। इस दुनिया में जो हमें जनरेशन में बहुत सी इनसिक्योरिटी दिखती है, उसके कई कारणों में से एक कारण ये भी है। अब इसके तुरंत बाद जात कर्म में मां बच्चे को फीड कराती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि मां को बच्चे को फीड कराना शुरू करना चाहिए। क्यों इतनी जल्दी बच्चे को फीड कराना चाहिए? जनरली बच्चा 1-1.5 साल तक मदर्स फीड लेता है, कई बच्चे 2 साल तक भी लेते हैं। इसका उपयोग क्या है? क्यों शास्त्रों ने इसको महत्व कहा है? दोस्तों, रिसर्च आज इस बात को प्रूव कर चुकी है
कि जिस बच्चे को आप अपने अपने खुद के जीवन भी याद कीजिए, रिसर्च ने इस बात को प्रूव किया है, जिस बच्चे को शुरू की जो स्टेज होती है मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट में, उसको बोलते हैं ओरल स्टेज। ओरल स्टेज, क्योंकि बच्चा पूरी कायनात को मुंह से समझता है, वो हर चीज मुंह में लेके देखता है, इसीलिए उसको ओरल स्टेज कहते हैं। मुंह में क्यों लेता है? क्योंकि जीवान, टंग, कायनात के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी दे सकती है। एक ग्लास को आप छुएंगे तो उसको आपका टेम्परेचर और शेप समझ में आएगा। आप अगर उसको देखेंगे तो केवल साइज समझ में आएगा, पर अगर आप उस ग्लास को मुंह पे लगाएंगे तो आपको उसको साइज भी पता पड़ेगा, टेम्परेचर भी पता पड़ेगा और टेस्ट भी पता पड़ेगा। सबसे ज्यादा जानकारी कायनात के बारे में टंग देती है, इसलिए बच्चा हर चीज मुंह में लेता है। इस एज को कहते हैं ओरल फिक्सेशन, 0 से 2 साल। अब मान लीजिए किसी बच्चे को इस उम्र में मां का फीड नहीं मिल पाया, मदर्स फीड नहीं मिला, तो दोस्तों रिसर्च ये बताती है कि ये बच्चा एक मनोवैज्ञानिक व्याधि से ग्रसित होगा, और इस व्याधि को मनोवैज्ञानिक कहते हैं ओरल फिक्सेशन। क्या होता है ओरल फिक्सेशन? अगर उसे प्रॉपर मदर्स फीड नहीं मिला, मदर्स फीड, कोई ग्लूकोन डी नहीं, ओनली मदर्स फीड, वो नहीं मिला तो उसे ओरल फिक्सेशन हो जाएगा। और ओरल फिक्सेशन का मतलब है बच्चा मुंह से संबंधित व्याधियों के प्रति प्रोन हो जाएगा, मुंह से संबंधित अतृप्ति रह जाएगी उसमें। इसका क्या मतलब? ये बच्चा जब इंजीनियरिंग कॉलेज करेगा और इसके साथी सारे लोग बैठ के कहीं शराब पी रहे होंगे, तो इसकी संभावना 20 से 25% ज्यादा है कि इस लड़के को शराब की लत लग जाए, ये एडिक्ट हो जाए, क्योंकि ये मुंह से संबंधित अतृप्ति का शिकार है। ओरल फिक्सेशन। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खाने की इस बच्चे की संभावना है बाकी बच्चों से 15 से 20% बढ़ जाएगी। ज्यादा चांसेस होंगे कि ये सिगरेट पिए, तंबाकू खाए, गुटखा खाए। ये बच्चा ज्यादा गालियां देगा, वर्बल अब्यूज ये ज्यादा करेगा, च्युइंगम च्युई करने की इसकी इच्छा ज्यादा होगी। थ्रू आउट लाइफ ही विल फील सम वॉइड और डेफिशिएंसी माउथ के फॉर्म में, ओरल फिक्सेशन। इसीलिए जरूरी है, यही उम्र है जब शास्त्र कहते हैं बच्चे को गले लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो, कम से कम 8 बार गले लगाइए, उसे हग करिए, उसे चिपकाइए अपने शरीर से। टच सबसे इंपॉर्टेंट हीलिंग थिंग है। एक छोटा सा बच्चा रोने लगता है, आप उसकी छाती पे हाथ रख दीजिए, चुप हो जाएगा। अगर आपका बच्चा, आप चाहते हैं उसका मनोवैज्ञानिक विकास तेजी से हो, तो कम से कम 12 बार उसे गले लगाइए, हम रिसर्च बता रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, 20 बार उसे गले लगाइए। जिस बच्चे को रोज 20 बार गले लगाया जा रहा है, जरूरी नहीं है आप ही गले लगाएं। अब होता क्या था, पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, एक एक व्यक्ति 2-2 बार भी गले लगा ले तो 40 बार गले लगा लिया जाता था। अब गले भी कम लगाया जाता है। तो इस कारण क्या होता है, एक और मनोवैज्ञानिक व्याधि शुरू होती है जिसको कहते हैं टच स्टारवेशन। माता पिता ने बच्चों को छूना पहले की तुलना में कम कर दिया, पिता गले लगाना कम कर देते हैं, पबर्टी एज के बाद माताएं भी गले कम लगाती हैं। इससे बच्चा एक मनोवैज्ञानिक व्याधि से गुजरता है जिसको कहते हैं टच स्टारवेशन। ये टच को मिस करता है। अभी हमारी स्क्रीन पे जितने लोग दिख रहे हैं, हो सकता है हम में से भी कई लोग टच स्टारवेशन से ग्रसित हो, पर हम आपसे पूछेंगे कि क्यों आप टच मिस करते हैं, तो शायद आप मना कर देंगे कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है। चलिए जरा सोच के देखिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन किसी बात से बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत परेशान और अभी तनाव में थे, अचानक आपका दोस्त आपके पास आया और जिसको आप पसंद करते हो व्यक्ति आया, उसने आपको गले लगा के पीठ पे हाथ ठोक के बोला यार कोई नहीं, मैं हूं ना, चिंता मत कर, और आपकी आंखों से आंसू टपक गए। ये क्या था? इट इज जस्ट योर लॉन्गिंग फॉर अ टच। स्टार्ट डूइंग दैट टच। क्योंकि जिन बच्चों में टच स्टारवेशन होता है, जब ये बच्चे बड़े होते हैं और स्कूल कॉलेज में कोई दूसरा व्यक्ति इन्हें टच करता है, तो ये टच को प्रेम से डिकोड करते हैं और इनको लगता है स्कूल कॉलेज में जो व्यक्ति इन्हें टच कर रहा है, ये इन्हें उनके माता पिता से भी ज्यादा प्रेम करता है। और फिर समाज ने ऐसे भी मंजर देखे हैं
उस व्यक्ति के लिए कई बार बच्चे अपने माता पिता के विरुद्ध भी जाके खड़े हो जाते। सो ये सारी चीजें जात कर्म संस्कार के हिस्से, ये सब करना इंपॉर्टेंट है। बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग, कई घरों में बच्चों को बड़ी स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं पॉटी जाओगे तुम। मूलाधार चक्र जहां होता है वहां ऊर्जा होती है, गुदा द्वार के पास ही मूलाधार चक्र होता है। जिस बच्चे को बहुत स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग मिलती है बचपन में, रिसर्च बताती है बच्चे बड़े होके क्लैरिकल मेंटेलिटी के हो जाते हैं, ये कोई निर्णय नहीं ले पाते, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं जब ये बड़े होते हैं। अगर आप स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे तो बच्चा जिंदगी भर के लिए कंफ्यूज हो जाएगा, ये निर्णय नहीं ले पाएगा। और कई बच्चों को घरों में बड़ी लिबरल टॉयलेट ट्रेनिंग मिलती है, सारा जहां तुम्हारा है, तुम्हें जहां पॉटी करना है कर लो। अगर अत्यधिक लिबरल टॉयलेट ट्रेनिंग जब बच्चों को मिलती है तो इनके व्यक्तित्व में क्या असर होता है, ये बड़े होके बड़े बेफिक्र निकलते हैं। आपने अपने कई दोस्तों यारों को देखा होगा स्कूल कॉलेज में, आपने देखा होगा परसों एग्जाम है, ये आज भी मूवी देख रहे हैं, कहीं यहां घूम रहे हैं, कहीं वहां घूम रहे हैं, इनको किसी चीज की चिंता नहीं है, ना करियर की ना किसी चीज। अपनी वजह बर्बादी सुनिए तो मजे की है, अपनी जिंदगी से यूं खेले जैसे कि गैर की है। सो ये किनके साथ होता है, जिनकी टॉयलेट ट्रेनिंग लिबरल होती है। तो क्या कीजिए, बैलेंस टॉयलेट ट्रेनिंग दीजिए। जस्ट वांटेड टू ब्रिंग योर वन नोटिस, आप उस समय जरा सा चेंज करेंगे और पूरा जीवन भर उसका इंप्रेशन बच्चे के व्यवहार में दिखेगा। अब आगे बढ़े। नेक्स्ट कम्स इज नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार 108 नामकरण संस्कार जात कर्म के बाद किया जाता है, जब आप बच्चे का नाम रखते हैं। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर बच्चे को उसी नाम से पुकारा जाना है। इसीलिए आप देखें शास्त्रों में माता या पिता के नाम से ही बच्चे को बुलाया जाता है। अर्जुन को बोलते हैं पार्थ, जो कुंती से बना है, कुंती प्रथा को बोलते हैं। सो कुंती प्रथा से बना, प्रथा से पार्थ बना। कौन्तेय, राधेय, ऐसे नाम आपको, जानकी सीता जी को बोला जाता है। आपका नाम आपको डिफाइन करता है। इसीलिए बॉलीवुड में आप देखिए, अक्षय कुमार का असली नाम अक्षय कुमार थोड़ी है, दिलीप कुमार का असली नाम दिलीप कुमार थोड़ी है। व्यक्ति को जब रीडिफाइन होता है तो उसको एक नाम दिया जाता है। इसीलिए आप देखिए नरेंद्र का नाम हो गया विवेकानंद। इसीलिए जरूरी है कि बच्चे के नाम का अपभ्रंश मत कीजिए। हमें आज भी याद आता है, हम न्यूयॉर्क में सेशन ले रहे थे, तो न्यूयॉर्क में हमने एक पुस्तक लिखी, तो एक व्यक्ति ने हमारी पुस्तक खरीदी थी, तो पुस्तक लेके हमारे पास आए, उन्होंने बोला सर आप इसको सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए। तो हमने साइन किया। हमने उनसे पूछा आपका नाम क्या है, तो उन व्यक्ति की उम्र रही होगी 55 साल, ये न्यूयॉर्क की घटना है। तो बोलते हैं हैरी। तो हमने उनको देख के कहा, हमने बोला हमें लगता तो नहीं है कि आपके माता पिता ने आपका नाम हैरी रखा होगा, क्योंकि 55 साल पहले हिंदुस्तान में हैरी नाम नहीं रखा जाता था। ही वॉज एन इंडियन, नाउ शिफ्टेड टू यूएस। तो उन्होंने बोला सर आपने सही कहा, मेरा नाम एक्चुअली हरि किशन है, और अब मैं जब से यहाँ आ गया हूँ, अमेरिका में रह रहा हूँ इतने साल से, 20 साल से, तो अब हैरी हो गया सर। तो हमने उसका पूरा नाम, उनका पूरा नाम लिखा हरि किशन हिंदी में, और सप्रेम करके उन्हें साइन करके दिया। तो उनकी आंखें गीली हो गई और उन्होंने बोला सर पता नहीं कितने साल बाद आज किसी ने मुझे मेरे असली नाम से पुकारा, मेरी माँ मुझे हरि किशन पुकारती थी। तो हमने उन्हें एक सलाह दी। हमने उन्हें कहा कि देखिए आपके माता पिता आप कहाँ हैं, उसने बोला, उन्होंने कहा इस दुनिया में नहीं है। हमने उन्हें कहा जब माता पिता आसमान से आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजते होंगे ना धरती पे, तो ब्लेसिंग का एड्रेस होता होगा हरि किशन, पर अब हरि किशन नाम का तो कोई है नहीं, यहाँ तो हैरी हो गया है, तो धरती से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती होगी। तो इफ यू वांट टू गेट योर ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर एंड फादर, क्योंकि आपका नाम आपके माता पिता ने बड़े प्रेम से रखा, तो आप हरि किशन अपना नाम रखिए। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति, वहां कोई चुनाव लड़ रहे थे, छोटा मोटा जो भी चुनाव उन्होंने लड़ा हो, उन्होंने उस चुनाव का हमें फॉर्म भेजा, उसमें अपने अपना फॉर्म भरा था हरि किशन के नाम से। सो आई वाज सो हैप्पी टू सी। सो आपका नाम माता पिता ने बड़े प्रेम से रखा है। नामकरण एक महत्वपूर्ण संस्थान वो है, इट इज योर परमानेंट एड्रेस। घर बदलते हैं, नाम नहीं बदलता। देश बदलते हैं, नाम नहीं बदलता। इसीलिए ये अगला संस्कार नामकरण। नाम का कोई महत्वपूर्ण अर्थ है। हिंदुस्तान में नाम वही रखे जाते हैं जिसके इंपॉर्टेंट अर्थ होते हैं। अगला इज
निष्क्रमण, ये जनरली बर्थ के 40 दिन बाद किया जाता है। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ है पहली बार आप घर के बाहर ले जाते हैं, सूरज पूजा, सूरज दिखाइए, चांद दिखाइए, फिर से त्योहार होगा, सारे लोग आएंगे, बच्चे को ब्लेसिंग्स देंगे और माता को महत्वपूर्ण फील कराएंगे। हिंदुस्तान में कई बार माताओं को उतना महत्व नहीं दिया जाता ससुराल में जितना वो डिजर्व करती हैं। इस कारण इतने सारे संस्कार ऑलरेडी डाल दिए गए हैं कि आप चाहें ना चाहें माता को सबसे पहला महत्व देना ही पड़ेगा। तो इससे माता महत्वपूर्ण फील करती है। सब लोग आते हैं, उनको ब्लेस करते हैं। अब ये समय आ गया है कि बच्चा अब धीरे धीरे उसमें बुद्धि का, उसका मन विकास होना चालू होगा। धीरे धीरे कुछ समय बाद उसमें बुद्धि का विकास होना चालू। ये है निष्क्रमण। अगला संस्कार कहा जाता है अन्नप्राशन, जो जनरली 5वें या 6ठे महीने में करा जाता है। बच्चे को पंचामृत खिलाया जाता है। पंचामृत, उसमें जल, दूध, घी, दही और मिश्री मिला के सॉलिड फूड पहली बार दिया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये संस्कार है। इसका भी जश्न मनता है। सारा पूरा परिवार इकट्ठा होगा, उसको खिलाया जाएगा। इसका कारण यह है, जैसा गुरु नानक कहा करते थे, जैसी संगत होगी और जैसी पंगत होगी जीवन में, वैसी ही रंगत होगी। उसी तरह की रंगत हमारे पूरे जीवन में होगी। तो इस संस्कार को कहा जाता है अन्नप्राशन। एक गंगाधर नाम के महान ऋषि हुए, महान संत हुए। उनके जीवन की एक सच्ची घटना है। गंगाधर के एक शिष्य थे, वो एक जमींदार के यहाँ खाना खाने गए। जब शिष्य जमींदार के यहाँ खाना खाते थे तो उस दौरान जमींदार की पत्नी ने एक पूरा घड़ा भर के जेवर लाके जमींदार को दिखाए और कुछ बात करने लगी जेवरों के बारे में। ज्वेलरी थी उसमें। और अचानक जमींदार तो चूंकि बिजी थे इनके शिष्य को खाना खिलाने में, तो पत्नी अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जमींदार भी अंदर चले गए पत्नी से बात करने। तो अब केवल ये शिष्य खाना खा रहे थे और सामने ज्वेलरी से भरा हुआ घड़ा था। शिष्य के मन में पाप आ गया, उसमें से एक ज्वेलरी उठा के उन्होंने अपने पास रख ली। अब शिष्य खाना खा के वहां से चले गए, पर शिष्य को बाहर जाके बड़ी ग्लानि होने लगी। उसको लगा ये मैंने क्या किया, मैंने चोरी करी, इतने महान संत का शिष्य होते हुए। तो उन्होंने निर्धारित, वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने गुरु को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे चोरी करी है। और वो बड़े गिल्ट में थे, वो बड़े गिल्ट में थे। गुरु ने बोला तुम चिंता मत करो, कल मैं जाऊंगा उस जमींदार के घर। अगले दिन गुरु जमींदार के घर गए। जमींदार तो उनके पैरों में बिछ बिछ गया, इतने महान गुरु आए, महान संत आए। जमींदार ने खाने के बोला, गुरु ने कहा कि नहीं, मेरा बस व्रत है, उपवास है, अन्यथा मैं खाता। मैं बस तुमसे ये पूछने आया हूं कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहां से मेरे शिष्य ने एक जेवर चोरी कर लिया है और उसका मुझे बड़ा दुख है। और मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हारी आय का साधन क्या है, और सच्चे मन से बताओ, मैं कुछ किसी को नहीं बताने जा रहा। तो जमींदार ने बोला, अब आप तो इतने महान सन्यासी हैं, मैं आपसे क्या झूठ बोलूं। एक्चुअली मैं डाकुओं से जेवर खरीदता हूं, चोरों और डाकुओं से, और उसको ज्यादा दामों में बेचता हूं। ये मेरी आय का मूल साधन है। बाकी जो जमीनें हैं वो तो बाहर का चीजें हैं, पर आय का मूल साधन ये है डकैती। तब गुरु को समझ में आया कि देखो, तुम्हारे घर की एक रोटी खा के मेरे शिष्य का तक दिमाग भ्रष्ट हो गया। और तब गुरु ने हाथ जोड़ के जमींदार को कहा, मेरी रिक्वेस्ट है, तुम सही रास्ते पे न चल सको मत चलो, पर कम से कम कभी किसी संत को अपने घर बुला के खाना मत खिलाना। इतना असर अन्न का होता है आप जो खा रहे हैं। इसीलिए जो जैन महाराज होते हैं वो खुद चूज करते हैं उन्हें कहां खाना खाना है। नानक के भी, भगवान नानक के जीवन में भी ऐसी घटना आई। एक जमींदार ने खाने पे बुलाया और एक मजदूर ने बुलाया। नानक जमींदार के घर नहीं गए, मजदूर के घर चले गए। जमींदार को बहुत गुस्सा आया, खाना लेके नानक के पास पहुंचे। नानक जमींदार के घर खाना खा रहे थे। जमींदार नाराज हुए, आपने मेरा खाना नहीं खाया। नानक ने जमींदार की एक रोटी ली और ऐसे अपने हाथ से उसको निचोड़ा जिसमें खूब घी था। तो घी के साथ लाल रंग का खून टपका, ऐसा सुनने में आता है कहानियों में। और फिर मजदूर की रोटी निचोड़ी तो उसमें से पसीना टपका। तो दोस्तों, अन्न प्राशन संस्कार का उद्देश्य यह है कि जीवन भर बच्चा याद रहे
रखे कि अन्न व्यवस्थित और सही माध्यम से खाए, इसीलिए अन्नप्राशन किया जाता है। और दूसरा, माता पिता बच्चे के अन्न के डायनामो को भी डिस्टर्ब करते हैं। अन्न के डायनामो को कैसे डिस्टर्ब किया जाता है? प्रकृति ने हर जानवर को, हर स्पीशीज को एक डायनोमा दिया है कि उसको खुद पता पड़ जाता है कि उसे कितना खाना है और कब रुक जाना है। पर क्या होता है हिंदुस्तान में, लैंग्वेज ऑफ लव यह है कि जब आप किसी को ज्यादा प्रेम करते हैं तो आप उसे ज्यादा खिलाते हैं, और इस तरह से हम अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। तो जब वो छोटा बच्चा जैसे ही थाली खिसकाता है, माता कहती है या पिता कहते हैं कि नहीं और खाओ, अभी तुम्हारा खाना पूरा नहीं हुआ, तो इससे बच्चे के खाने का डायनोमा डिस्टर्ब हो जाता है, उसे पता नहीं पड़ता उसे कितना खाना है और कब रुक जाना है। फाइनली होता यह है, अच्छा माता पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें बाद में फुर्सत नहीं है, बाद में बच्चा मांगेगा हम खाना कब खिलाएंगे। मेडिकल साइंस भी बताता है कि बच्चे को बार बार थोड़ा थोड़ा खिलाइए, उससे वो ज्यादा स्वस्थ रहेगा, और जब बच्चा मना कर दे उसके आगे मत खिलाइए, जीवन भर उसे अपच नहीं होगा और उसको हमेशा शेप में रहेगा। अब हम अगले संस्कार पे जाएं। अगला संस्कार 8वां, इसको कहते हैं चूड़ाकरण संस्कार। व्हाट डज दैट मीन? चूड़ा बाल को कहते हैं, केश विन्यास किया जाता है, केश काटे जाते हैं। केश काटने का, और चूड़ा मतलब लॉक ऑफ हेयर, बाल का एक टुकड़ा, और केवल एक लट पीछे से छोड़ी जाती है लॉक को, जहां ब्रह्मरंध्र होता है वहां से बाल छोड़ दिए जाते हैं, बाकी सारे बाल काटे जाते हैं। बाल काटने के दो मतलब होते हैं। पहला, अनुशासन। कोई भी अगर आपके परिचित हो जो पुलिस में गए हो, उनसे पूछिए पुलिस एकेडमी में जाते ही पहला उनके साथ क्या व्यवहार हुआ था, पहला संस्कार क्या था। आपके परिचित जो एनडीए गए हो, उनसे पूछिए कि एनडीए जाते ही उनका पहला संस्कार क्या किया जाता है। तो पहला संस्कार यही होता है, चूड़ाकरण। उनके बाल काटे जाते हैं, अनुशासन का प्रतीक है। बाल समर्पण का भी प्रतीक होता है, इसीलिए आप तिरुपति बालाजी में बाल देखे आते हैं। बाल मतलब जैसे राजा अपना मुकुट किसी के सर पे रखता है, तो समर्पण और अनुशासन बच्चे के जीवन में यहां से प्रारंभ होते हैं। हमने पहले भी कहा, ये सारे संस्कार कर्मकांड के हिस्से हैं। काल और समय के अनुसार इन्हें बदला जा सकता है, पर इनके पीछे जो मूल भाव है उसको जीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 9th संस्कार होता है, जिसको कहा जाता है कर्ण भेदन। कान में छिद्र किया जाता है, और फिर पिता बेटे की आंख में, कान में, बेटी के कान में बोलता है, हे प्रभु मेरा पुत्र या पुत्री इस कान से पवित्र वाणी ही सुने। एक्यूपेंचर के भी इसके अलग फायदे हैं, कर्ण भेदन। 10वां संस्कार जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 5 साल की उम्र के बच्चे का किया जाता है, इसको कहते हैं यज्ञोपवित संस्कार। यज्ञोपवित, यज्ञ करके उसको पवित्र किया जाता है। इसको उपनयन भी कहते हैं। उपनयन मतलब गुरु के पास लेके जाना, उपनयन संस्कार। ये क्यों करा जाता है? यहां से इसके बाद बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है, इसीलिए उपनयन संस्कार बच्चे का किया जाता है। उपनयन संस्कार में एक जनेऊ पहनाई जाती है बच्चे को। जनेऊ में 3 धागे होते हैं। ये तीनों धागे मी माइन नॉट माइन को भस्म करने का प्रतीक होते हैं। ये तीनों धागे सत, रज और तमगुण का प्रतीक होते हैं। ये तीनों ही धागे ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक होते हैं। ये तीनों धागे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के प्रतीक होते हैं। ये तीनों धागे 3 ऋण के प्रतीक होते हैं। ये धागे इसीलिए पहनाए जाते हैं ताकि बच्चा जीवन भर याद रखे कि मैं अपने कर्मों में पवित्र रहूं, मी माइन नॉट माइन को मुझे भस्म करना है। तो जैसे हमने बताया ये माइलस्टोन्स हैं। जैसे विदेशों में एंगेजमेंट पे रिंग पहनाई जाती है ताकि लोग याद रहे कि उनका एंगेजमेंट हो गया, इसी तरह से जनेऊ इस बात की याद दिलाती है कि मी माइन नॉट माइन आपको भस्म कर देना। इसके बाद बच्चे का द्वितीय जन्म होता है, गुरु अपने गर्भ में लेता है। इसके बाद बच्चा द्विज बनता है। द्विज का मतलब ट्वाइस बॉर्न। अब वो फिर से पैदा होता है, मां के गर्भ के बाद अब गुरु के गर्भ से पैदा होता है। ये अगला लेवल है। जब ये होता है 5 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, ये समय जरूरी है कि माता पिता बच्चों को इमोशनल फीड देना चालू करें, बच्चे से लॉजिकल बातें करना चालू करें। देखिए जब छोटा बच्चा होता है, आप उसे बोलिए कि टीवी में चैनल बदल के न्यूज लगा दो या टीवी बंद कर दो,
तो जब वो बहुत छोटा होता है तो या तो बंद करेगा या नहीं करेगा। पर जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अगर वो बच्चा 4-5 साल की उम्र का है, अब आप वो कार्टून देख रहा है, आप उसे बोलो न्यूज लगा दीजिए, तो ऐसा नहीं हो न्यूज लगा देगा। अब वो आपके सामने आके खड़ा होगा और बोलेगा क्यों लगा दूं, आपका ही चैनल चलेगा क्या, हमारा नहीं चलेगा। नाउ ही इज बीइंग लॉजिकल। द मोमेंट यू फाइंड दैट किड इज आस्किंग लॉजिकल क्वेश्चंस, गिव हिम लॉजिकल आंसर्स। ये वही समय है। लॉजिकल आंसर्स का मतलब आप घर में 2 नियम नहीं बना सकते। कई घरों में माता पिता के लिए अलग नियम होते हैं, बच्चों के लिए अलग नियम होते हैं। माता पिता खाना खाते खाते टीवी देख सकते हैं, बच्चे नहीं देख सकते। ये नियम बच्चे नहीं स्वीकार करेंगे। सो लॉजिकल नियम बनाना शुरू करें। और यही इसके बाद जो 11वां संस्कार है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार है, जिसको हम कहते हैं विद्या आरंभ संस्कार। यहीं से ब्रह्मचर्य शुरू होता है इसका, विद्या आरंभ संस्कार से। और हम कहें यज्ञोपवीत से भी कहें तो कुछ गलत नहीं। अब वो गुरुकुल में जाता है और अक्षर का ज्ञान प्राप्त करता है। अक्षर, शर मतलब जो समाप्त हो जाए, अक्षर का मतलब जो कभी समाप्त ना हो, जो हमेशा रहे। वो अपनी पढ़ाई शुरू करता है। और तब गुरु बच्चे के कान में पहली बार बच्चे को एक नई आइडेंटिटी देता है। देखिए, याद कीजिए, नामकरण संस्कार ने पिता ने कान में बोला था, अब नाम बोला था बच्चे का। अब गुरु बच्चे के कान में कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह कहा जाता है विद्यारंभ संस्कार। इसका कारण क्या है? हिंदुस्तान का दर्शन इस बात को अच्छे से मानता है कि दान केवल सुपात्र को ही दिया जा सकता है। जो सुपात्र हो उसी को दान दिया जाएगा। और सुपात्र कौन है? जो इस सेंटेंस को समझता है। सेंटेंस क्या? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे ही हम पैदा होते हैं, हमें कुछ ना कुछ ऑलरेडी पैदा होते ही कंडीशनिंग मिल जाती है। जैसे अगर हम पैदा हुए तो पैदा होने से पहले ही निर्धारित हो जाता है, भाई जो पैदा हो रहा है ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है, जो भी शूद्र है। तो होगा क्या? आप जिस जाति में पैदा होंगे तो आप दुनिया को उस जाति से देखने लगेंगे। और जाति प्रथा ने हिंदुस्तान को कितना बर्बाद किया आपके सामने। अच्छा, फिर उसके बाद धर्म भी पहले से फिक्स हो जाता है। ये जो पैदा होने वाला है ये हिंदू होने वाला है, या क्रिश्चियन या ईसाई या मुस्लिम होने वाला है। अब आपने जाति उसे धर्म भी दे दिया। और आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, 1,000 साल तक हमने युद्ध लड़े हैं धर्मों के नाम पे, जिसको हम कहते हैं क्रूसेड, क्रिश्चियन वर्सेस क्राइस्ट। ये क्यों हुआ? लिमिटेड आइडेंटिटी। जब आप हिंदू बन के दुनिया को देखेंगे तो आपका नजरिया अलग हो जाएगा, आप मुस्लिम बन के देखेंगे अलग हो जाएगा। और क्या दे दिया जाता है पहले से ही? इसके बाद जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जाति धर्म के बाद उसको पैदा होते ही लिंग मिल जाता है, वो लड़का हो जाता है या लड़की होता है। अब दुनिया को उस जेंडर की नजर से देखेगा। इसीलिए अगली लड़ाई दुनिया में हुई है, महिलाओं को वोटिंग राइट दिए जाए कि नहीं, महिलाएं मंदिर मस्जिद जा सकती हैं कि नहीं, और पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी है महिलाओं को, क्योंकि आप पुरुष बन के दुनिया को देखते हैं। फिर उसके बाद एक और लिमिटेड आइडेंटिटी क्या है? कोई कम्युनिस्ट है और कोई कैपिटलिस्ट है। ये कौन है साहब? ये तो कम्युनिस्ट है, ये लोग कैपिटलिस्ट हैं। अब दुनिया को आप कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट में देखिए और वर्ल्ड वॉर करा दीजिए। ठीक, आप पूरी दुनिया की लड़ाई देखिए, लड़ाइयां केवल आइडेंटिटी की लड़ाइयां। इसके अतिरिक्त कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट, फिर अमीर गरीब की लड़ाइयां हुई हैं, जिसके कारण मार्क्सवाद पैदा हुआ। ये सारी लड़ाइयां इन्हीं कारण। फिर काला है कि गोरा है हमारा बच्चा, ये भी आइडेंटिटी है। निगरों के लिए क्या उन्होंने प्रताड़ना नहीं दी विदेशों में, वो तो कल्पना के अतीत है। क्यों? क्योंकि मेरी आइडेंटिटी है कि मैं गोरा हूं और तुम काले हो। आप खुद को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं? आप पुरुष हैं, गोरे हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, और फिर हां, आप भारत में पैदा हो गए तो पाकिस्तान खराब है, पाकिस्तान में पैदा हो गए तो भारत खराब है। आप किसके खेल पे तालियां बजाएंगे वो भी निर्धारित हो जाता है। मतलब सब कुछ तो निर्धारित हो ही गया। इसीलिए युद्ध होते हैं देशों के बीच। और इसके बाद मराठी मानुस है कि यूपी बिहार के भैयन है, ये तक डिसाइड होता है। और फिर वहां क्षेत्रीयता पनपती है, उसलिए लड़ाइयां होती है। इसीलिए विद्यारंभ में सबसे पहले कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, तुम केवल एक आत्मा हो।
ना तुम हिंदू हो, ना तुम पुरुष हो, ना तुम स्त्री हो, ना जाति हो, ना तुम कुछ हो। जिस व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई, वो व्यक्ति अपने जीवन को बहुत सही लेके जाएगा। जब उसके हाथ में सत्ता होगी, वो विश्व का कल्याण कर देगा। पर अगर व्यक्ति की आइडेंटिटी लिमिटेड है, तो उसकी सोच अपने आप लिमिटेड हो जाएगी। इसीलिए विद्या आरंभ संस्कार करा जाता है। तो दोस्तों, समय हम लोगों का हो चुका है, आज हम यहीं रुकना पड़ेगा। सो अभी तक जितनी बातें हुई, हम बहुत तेजी से इन सब बातों को कंक्लूड करें। पहला हुआ, हमने बात की कि जो मोक्ष हमने निर्धारित किया, मोक्ष में उसके लिए हमने 4 आश्रम बनाए। आश्रम स्टेशन है, डेस्टिनेशन नहीं है, इस पे हमने बातें करी। और चूंकि आश्रम स्टेशन है और डेस्टिनेशन नहीं है, इस कारण हम भूल सकते हैं, इसीलिए माइलस्टोन बनाए हमने। पीटर्स प्रिंसिपल पढ़ा, इन्हीं माइलस्टोन्स को हम कहते हैं संस्कार। भली प्रकार से किया गया। पहला संस्कार है गर्भाधान, ताकि संसर्ग ही उस विचार से करे, और माँ पिता की मनस्थिति, आपसी संबंध और परिस्थिति उसको निर्धारित करते हैं। कॉन्शियस मैरिज, कॉन्शियस प्रेगनेंसी, कॉन्शियस बर्थ, कॉन्शियस पेरेंटिंग एंड कॉन्शियस लाइफ एंड कॉन्शियस डेथ, ये सारे आपस में कनेक्टेड। फिर है पुंसवन, ताकि जब आत्मा प्रवेश करे उसके बाद जश्न बनाया जाए। हमने मिरर न्यूरॉन्स की बात की, हमने बात की कि कैसे बच्चा अपने आप को माँ के थ्रू अभिव्यक्त करता है। हमने परीक्षित की भी बात की इस बारे में। फिर हमने बात की सीमांतोन्नयन संस्कार की, जो केश विन्यास के साथ किया जाता है, जब 6, 8 या 4 महीने में किया जाता है। 7 माताएं आती हैं। हमने अभिमन्यु की बात की। हमने ये समझा कि कैसे बच्चा इन्वर्टेड हो गया था क्योंकि माता पिता के रिश्ते अच्छे नहीं हुए। उसके बाद हमने जात कर्म की बात की। हमने जात कर्म में ये बात की कि उसका नाम रखा जाता है, नाम के महत्व पे हमने बात की। हमने टच स्टार्वेशन पे बात की, हमने ओरल फिक्सेशन पे बात की, हमने टॉयलेट ट्रेनिंग पे बात की। उसके बाद हमने नामकरण पे बात की। हमने कहा भले वो स्वामी विवेकानंद का नाम हो, बॉलीवुड हो या किसी कंपनी का नाम हो, नाम बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये हमारा परमानेंट एड्रेस है। फिर हमने बात की निष्क्रमण पे, और इसमें हमने बात की कि यहाँ बच्चे से लॉजिकल बात करना शुरू कर देना चाहिए। फिर हमने अन्नप्राशन पे बात की कि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। फूड डायनेमिक्स कैसे डिस्टर्ब होता है। हमने गुरु नानक की बात की, हमने गंगाधर स्वामी की बात की, और हमने समझा कि कितना महत्व है पंचामृत का। हमने चूराकरण की बात की कि क्यों बाल छोड़े जाते हैं, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। हमने कर्णभेदन की बात की, एक्यूपेंचर का प्रतीक है। हमने बात की यज्ञोपवीत की, जनेऊ हमें हमारे विचारों में मजबूत रहना सिखाता है। और हमने फिर बात की यज्ञोपवीत की, और फिर हमने बात की विद्या आरंभ संस्कार की। इसके बाद केवल 4 संस्कार बचते हैं। उसके बाद संस्कार जो होता है वो होता है समवर्तन। समावर्तन का मतलब घर वापस लौटना, ये 12वां संस्कार है। इसके बाद बच्चा घर वापस लौटता है 12 साल की उम्र के बाद, 12 साल आश्रम में रहने के बाद। 13वां संस्कार है विवाह संस्कार, शादी जब होती है। 14वां संस्कार है जिसको हम कहते हैं सर्व संस्कार। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम चालू होता है। और 15वां संस्कार है संन्यास संस्कार। इसके बाद संन्यास आश्रम चालू होता है। और अंतिम संस्कार है अंतिम संस्कार। ये सबके एक समाप्ति पे हो जाता है। तो इस तरह से हमारा पूरा जीवन अलग अलग संस्कारों में विभाजित रहा। हम कुछ पल समावर्तन पे और कुछ पल हम विवाह पे कुछ कुछ लाइन बोल के अपनी बात समाप्त करें। समावर्तन संस्कार के बाद जब पुत्र घर लौटे, जैसे ही उसकी उम्र टीन एज में आ गई, शास्त्र कहते हैं उसको दोस्तों जैसा व्यवहार करना चालू किया। उसको वैसे बात कीजिए जैसे आप दोस्तों से बात करते हैं, कॉन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन कीजिए उससे। जैसे जैसे अभी क्या होता है, जनरली पिता बेटे को फोन कैसे लगाता है, हम एक फोन लगा के आपको बताते हैं। पिता ने बेटे को फोन लगाया, बेटा हैदराबाद से इंजीनियरिंग कर रहा है, पिताजी दिल्ली में बैठे हुए। पिताजी ने फोन लगाया, हाँ भाई बेटा ट्रेन से पहुंच गया हैदराबाद। तो पिताजी ने फोन लगाया, हाँ बेटा आराम से पहुंच गए। अच्छा, बेटे ने जैसे ही फोन उठाया, फोन उठाते ही बेटे ने बोला हाँ पापा बताइए, क्योंकि पापा हमेशा बताते ही रहे हैं, बेटा सुनते ही आया है। तो उसने फोन उठाते ही बोला हाँ पापा बताइए। तो इधर से पिताजी ने बोला हाँ बेटा पहुंच गया आराम से। बेटे ने बोला जी पापा। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी पापा। और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं पापा। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ पैसे हैं। देखो ठंड हो रही है, ओढ़ ओढ़ पहन के रहना। हाँ पापा ध्यान रखूंगा।
रास्ते में ठंड तो नहीं लगी? नहीं लगी पापा। एटीएम में पैसे डलवा देंगे जरूरत पड़े तो? हाँ पापा। देखो एग्जाम आ रही है, अच्छे से पढ़ाई कर लेना। ठीक है पापा। और कोई परेशानी हो तो बता देना। जी पापा। और कुछ कहना है? नहीं पापा। खत्म। ठीक। और वो बेचारा क्या कहेगा, उसकी सांस इतने में फूल ही चुकी है। पर जैसे ही वो समावर्तन संस्कार के बाद आए, अब आपको फोन का तरीका बदलना है। अब ये वन साइडेड टॉक नहीं चलेगा। अब करना कैसे है? आपको शुद्ध सच बोलना है अपने बच्चे से। ऐसा नहीं है कि पिछले कॉल में आपने सच नहीं बोला, अब ऐसे कॉल करके दीजिए। अब आप जब बेटे को फोन लगाएं, जब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है, वेद ज्ञान पढ़ के आ गया है, उसने ग्रेजुएशन कर लिया, फोन कैसे होने चाहिए, फोन लगाया, बेटा फिर से उठा के बोलेगा हाँ पापा बताइए, क्योंकि उसको आदत है बोलने की। तो अब आप बोलिए कि नहीं बेटा, मैंने तुझे कुछ बताने के लिए फोन नहीं लगाया, बस कुछ नहीं यार, आज मैं कहीं अकेले में शांति में बैठा था तो मैंने सोचा कि मैं तुझे कॉल कर लूं। पता नहीं यार क्यों आज मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। मैंने ये बताने के लिए तुझे फोन लगाया बेटा कि मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, मेरी जिंदगी की धुरी है तू। आज पता नहीं सामान सेट कर रहे थे तो एक पुरानी एल्बम हाथ में लग गई, तेरे बचपन के फोटोग्राफ देख रहे थे। याद है तू जब छोटा था तूने चाचा जी के साथ कैसी मस्ती की थी। बहुत तुझे आज याद किया बेटा, अपना ध्यान रखना। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, मुझे गर्व है कि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। अच्छा ठीक है चल मैं रखता हूं। अब जैसे आप फोन रखेंगे उधर बेटा बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, हैदराबाद में हॉस्टल में बैठा हुआ अपने दोस्तों की तरफ देख के बोलेगा यार क्या बात है, पता नहीं आज पापा बड़े इमोशनल हो रहे हैं, कह रहे हैं मुझे मिस कर रहे हैं। और सारे दोस्त तालियां मार मार के एक दूसरे को हंसेंगे, क्योंकि आज तक आपने ऐसा कॉल किया नहीं, बच्चे को कभी आदत नहीं थी इसकी। पर आप इसको इग्नोर कर दीजिए। अगली बार भी फिर आप ऐसे ही कॉल कीजिए, बिल्कुल शुद्ध सच जो आपके मन में है वो बोल दीजिए। अगली बार फिर से एक बार फोन लगाइए 5-7 दिन बाद, ये करके देखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। इट्स अ कंप्लीट थेरेपी। 5-7 दिन बाद फोन लगाइए, वो बेटा फिर फोन उठाएगा, वो बोलेगा पापा बताइए। तो आप बोलिए कि यार तुझे लग रहा होगा आजकल मैं तुझे बार बार फोन लगा दे रहा हूं, पर पता नहीं क्यों, या तो मैं बूढ़ा हो गया या जो भी कुछ है, मैं आजकल तुझे बहुत मिस करता हूं। आज घर में तेरी माँ ने तेरी पसंद की सब्जी बनाई थी, खाते खाते हम दोनों ने तुझे बहुत याद किया। यार जब पहले शुरू में घर छोटे होते थे, लोग ज्यादा होते थे, अब घर बड़े हो गए हैं और लोग कम हो गए हैं, तू बाहर चला गया। बेटा हम लोग तुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरी जिंदगी में मैंने कुछ बहुत अच्छा किया होगा कि मेरे पास इतना अच्छा बेटा है, मुझे तुझ पे बहुत गर्व है, अपना ध्यान रखना। अब जब आप ये बोल के फोन रखेंगे, हम शर्त लगा के कह सकते हैं आपका बच्चा अपने दोस्तों के साथ ताली नहीं मारेगा, वो एक दूसरे कमरे में जाएगा, क्योंकि उसे अब महसूस होगा कि मेरे पिता में कुछ बदल गया है। इसी पिता को ढूंढ रहा था। एक अधिकारी ने हमें फोन लगा के बताया कि सर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। उसके कुछ समय बाद उनके बेटे का कॉल उनके पास वापस आया। बेटे की उम्र थी 21 साल। उसने अपने पिता को कॉल लगाया और पिता ने जैसे ही फोन उठाया, बेटा फूट फूट के रोने लगा और रोते रोते बोला पापा आप कहां थे इतने साल, मैंने कितना मिस किया पापा आपको। आपको पता है मैंने आपको मिस किया जब मेरे स्कूल की प्रोग्रेस में मैं फर्स्ट आया था और आप आए नहीं थे मेरे साथ जब मैं प्रोग्रेस का सर्टिफिकेट ले रहा था। मैंने आपको मिस किया जब मैं स्कूल में क्रिकेट में 0 पे आउट हो गया था और सारे दोस्तों के पापा आए थे और आप उस दिन नहीं आए थे। पापा मैंने आपको मिस किया जब मैंने स्टेज पे बहुत अच्छा डांस किया। पापा मैंने आपको मिस किया जब दोस्तों ने मेरी हंसी उड़ाई थी। पापा मैंने आपको तब मिस किया। इतनी सारी यादें उसने बताई। बोला पापा मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं। दोस्तों इसी तरह रिश्तों की बर्फ पिघलती है। तो समावर्तन संस्कार पिता को ये इंडिकेशन है, अब बातचीत का लहजा और तरीका बदल दीजिए। विवाह संस्कार के 5-6 डायमेंशंस हैं, एक एक शब्द जिसको हम सप्तपदी कहते हैं। 7 पद टुवर्ड्स अ हैप्पी रिलेशनशिप। किसी भी रिश्ते को आपको सुधारना है, 7 काम कर लीजिए, सुंदर हो जाएगा। इसी को पाणी ग्रहण भी कहते हैं। पाणी ग्रहण, पाणी मतलब हाथ, हाथ हाथ में देना। हाथ हाथ में देना कई चीजें बताता है, जैसे पहला लेट्स वर्क टुगेदर, दूसरा वी आर अ टीम, तीसरा आई लव यू, चौथा आई एम देयर फॉर यू, पांचवा डोंट वरी, छठा थिंग्स विल बी ओके, सातवां इट विल टू पास, ये भी गुजर जाएगा, आठवां रिलैक्स,
9th, डोंट वरी, कितनी सारी बातें केवल हाथ हाथ में लेके हम बता देते हैं। पाणी ग्रहण, तो 7 रास्ते क्या हैं? 7 लैंग्वेजेस ऑफ लव। पहली, स्पीक गुड, स्पीक गुड। दूसरी, लिसन गुड, अच्छे से सुनिए, जिसको भी आप प्यार करते हैं अच्छे से उसकी बातें सुनिए, शांति से, और उसके लिए हमेशा अच्छा बोलिए। स्पीक गुड, लिसन वेल। तीसरा, शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके काम में हाथ बटाइए। यदि आप उसके काम में हाथ नहीं बटा सकते तो प्रेम अधूरा है। अगला, लव एंड टच, उसको हक कीजिए, उसको गले लगाइए, टच कीजिए, भले आपके माता पिता हैं उनके पैर छूइए, उनके पैर दबाइए। टच बड़ा इंपॉर्टेंट थेरेपी है। बी देयर, हमेशा उसके लिए मौजूद रहिए। कब कब? इन 3 ओकेजन में तो सबसे जरूरी, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स में, दुख के समय, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय आप जरूर रहिए। पेनफुल समय रहिए, डिफाइनिंग मोमेंट्स में रहिए, और इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में रहिए। डिफाइनिंग मोमेंट्स मींस जब आपका बच्चा पैदा होने वाला, ये डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ लाइफ। इंपॉर्टेंट मोमेंट में रहिए और पेनफुल मोमेंट में जरूर रहिए, फिजिकली प्रेजेंट रहिए। पांचवा, लैंग्वेज ऑफ लव इज रेस्पेक्ट। जिस भी व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं आपको सम्मान करना है, पब्लिकली भी उसकी बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट, पर्सनली उसकी बाउंड्रीज को रेस्पेक्ट करना है, और पब्लिकली किसी दूसरे के सामने ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना है जो उसके रेस्पेक्ट को हनन करे। एंड उसके माता पिता को भी आपको वैसे ही रेस्पेक्ट करना है जैसा आप चाहते हैं आपके माता पिता को रेस्पेक्ट करें। और आखिरी इज एक्नॉलेजमेंट, उसके कामों को एक्नॉलेज कीजिए, उसके एफर्ट्स की प्रशंसा कीजिए, और अपने जीवन में लिए गए निर्णयों में उसे शामिल कीजिए, उससे राय लीजिए। ये 7 आर कॉल्ड लैंग्वेजेस ऑफ लव। इसी को सप्तपदी किया कहा जाता है, और कई बार 7 शपथ कहा जाता है जब शादी में ली जाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।